डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भले ही सीताराम है, लेकिन अब लोग मुझे पुजारी जी कहने लगे हैं। मैं किसी मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, फिर भी मेरे हाथ में एक छोटी सी घंटी रहती है। ये घंटी मैं मानता हूँ मुझे हनुमान जी की शक्ति से मिली है। गोरखपुर के पास के ही एक छोटे से गांव में जब मैं अपने नशे छुड़ाने के लिए गया था, उस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था और वहां सब लोग उस गांव को छोड़कर जा चुके थे। जब मैं उस गांव में गया था, मुझे भी वो भूतिया एहसास हुए थे और उससे बचने के लिए उस गांव के टूटे फूटे से मंदिर में मैं गया था। इस मंदिर को 1000 साल पुराना मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक मूर्ति थी, हनुमान जी की, और हनुमान जी की मूर्ति के हाथ में कोई गदा नहीं थी, एक घंटी थी पीतल की, जो जब मेरे पीछे वो भूत पड़े थे तब उनकी मूर्ति से घंटी गिर गई थी और मैंने उस घंटी को उठा लिया। उसी घंटी की मदद से मैंने उस काले साए को भगाया था और सपने में मैंने हनुमान जी को देखा। मुझे तो यही लगता है कि वो हनुमान जी ही थे। मैं सही से देख तक नहीं पाया, लेकिन वो भारी आवाज़ मुझे बता रही थी क्या क्या मुझे करना है। और उसके बाद से मैं उस गांव की साफ सफाई करने लगा। लेकिन उस काले साए से छुटकारा पाने के बाद भी इस गांव में भूतों का साया था, जैसे जगह जगह भूत नजर आते। मैं मंदिर की सफाई पूरा दिन किया करता और इसी गांव में रहा करता। मेरी माँ, जो कभी मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब उसे मुझ पर गर्व था और मैं अब वो प्यार का भाव हमेशा उनके मन में जगाए रखना चाहता था। मुझे अब ये नाम पसंद है जिस पर मेरी माँ को भी गर्व है, पुजारी जी। इस मंदिर की मैं सफाई करता हूँ, इस खंडहर मंदिर को दोबारा बनाना चाहता हूँ और मैं मानता हूँ यहीं से मेरे अंदर भी वो ऊर्जा आती है। इसीलिए मैं लोगों की मदद करता हूँ। जो भी लोग मेरे पास आते हैं, जिन्हें प्रेत बाधा होती है, भूत प्रेत उनके पीछे पड़े होते हैं, मैं उन भूतों से उनका निवारण करता हूँ और मुझे पुजारी जी भूत निवारक कहा जाता है। 2 महीने हो चुके हैं मैं इसी गांव में रहना शुरू कर चुका हूँ। एक बड़ा सा घर जो इसके मालिक छोड़कर गए थे, मैं वहाँ पर रहता हूँ और इसके घर के मालिक से परमिशन भी मैंने ले रखी है। उनकी हिम्मत तक नहीं है इस गांव में आने की और मैं इसी गांव में रहना शुरू हो गया हूं। मुझे लगता है यही गांव मेरे लिए बना हुआ है। दिन का वक्त आसानी से निकल जाता है। उस गांव को ठीक करने के लिए मैं कोशिशें कर रहा हूं। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए मैं लोगों की मदद करने लगा हूं, क्योंकि अब मैं नशों की आदत छोड़ चुका हूं। अब मेरा ध्यान ज़्यादातर धर्म की तरफ जा रहा है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और जो भी शहर से मेरे पास आता है प्रेत बाधा से निवारण के लिए, मैं उसकी मदद करता हूँ। उससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से मैं खाने पीने का कुछ सामान लेकर आता हूँ और अब इस गांव को ठीक करने का मैंने मन बना रखा है। इस तरह समय बीतता जा रहा है। दिन का वक्त यहाँ पर अच्छा निकल जाता है। रात के वक्त भूतों का एहसास होता है हर गली में, मेरे घर के अंदर भी। पहले तो मैंने काले साए को भगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी एक औरत मुझे घर के आसपास घूमती हुई नजर आती है। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, वो औरत गायब हो जाती है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर इस कड़ी को कैसे सुलझाऊं। वो हर बार मेरे घर के इर्द गिर्द घूमती ही रहती है और मैं घंटी लिए बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं घंटी बजाना शुरू कर देता हूँ, एक चीख आसपास से आती है और शायद वो भूतनी यहाँ से भाग जाती होगी। लेकिन फिर से अगली रात वो मुझे नजर आती है। यानी कि इस घंटी से उसका अंत नहीं किया जा सकता, उसे भगाया जा सकता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मैं हर कोशिश करता जा रहा था, लेकिन कड़ी जुड़ ही नहीं रही थी।
कैसे किसी के मन की बात समझ पाऊं? आखिर उस भूतनी को क्या चाहिए जो इस घर के आसपास घूमती है? उसने कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन डर सा जरूर लगता है जब कोई भूत आपके आसपास घूमता हो। ठंडा ठंडा एहसास होने लगता है। जब भी कोई भूत आसपास होता है तो आपके घर में ठंडक बढ़ने लगती है। भले ही बाहर गर्मी हो, लेकिन घर के अंदर तापमान गिरना शुरू हो जाता है। इसीलिए रात को जब मुझे ठंड लगती है, मेरी आंखें खुलती हैं और वो औरत खिड़की के पास अंदर की तरफ झांकती हुई नजर आती है। मैं घंटी लेकर बाहर भागता हूँ और वो भी वहां से लोप हो जाती है। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने कई रातें कोशिशें की। मैं बाहर खड़ा रहा। वो औरत हर बार घर के इधर उधर दिखती और हर बार गायब हो जाती। मैं मानने लगा हूँ शायद इस रहस्य को कभी नहीं सुलझा पाऊंगा, लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य मेरी आंखों के सामने आ गया था। 2 लोग थे जो उस दिन मंदिर में आए थे। मैं मंदिर के ऊपर चढ़कर उस बड़े पत्थर को तराश रहा था। वो बड़ा पत्थर मैं वहां पर लगाना चाहता था क्योंकि वहां मंदिर के ऊपर छेद था। अब मंदिर की छत तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये खंडहर मंदिर था। मैं इस मंदिर की शक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था और मंदिर को दोबारा से बनाना चाहता था। इसीलिए ये बड़ा पत्थर लेकर आया था ताकि ऊपर वाला छेद भर पाऊं, और उसे तराशने के लिए हथौड़ा और छेनी का इस्तेमाल कर रहा था। तभी 2 लोग मेरे करीब आए और पूछने लगे, ए लड़के, यहाँ पर पुजारी जी कहाँ पर मिलेंगे? आसपास के घरों में हमने पूछने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है। तभी मैंने नजरें नीचे की तरफ की और कहा, आपको कोई नहीं मिलेगा, मेरे सिवा यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, अच्छा सिर्फ तुम ही मिलोगे? तो तुम पुजारी जी के लिए काम करते होगे। जल्दी से पुजारी जी को लेकर आओ, हमें उनसे बहुत ज़रूरी काम है और देर मत लगाना। इसके बाद मैंने भी सर झुकाकर कहा, जी अभी लेकर आता हूँ। मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरा, उस मंदिर के पीछे गया और मैंने अभी कपड़े उतारे हुए थे। मैं सिर्फ एक बड़ी सी पैंट पहनकर, ऊपर शर्ट नहीं पहनी थी मैंने, लेकिन अब मैं उस मंदिर के पीछे गया, शर्ट पहनकर बिल्कुल सामने आ गया और मुझे देखकर वो बूढ़ा हैरान, अरे तुम फिर से आ गए, मैंने तो कहा पुजारी जी को लेकर आओ। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही हूँ जिन्हें सब पुजारी जी कहते हैं। तब उस बूढ़े आदमी ने माफ़ी मांगी और सर झुकाकर कहा, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया कि आप ही पुजारी जी हैं। मुझे लगा इस मंदिर के पुजारी कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे जिनके पास बहुत शक्ति है, लेकिन तुम्हारी उम्र तो ज़्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, आप कृपया हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। मैंने कहा, कौन सी परेशानी है? कौन सी प्रेत बाधा जो आपको चिपक गई है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, प्रेत बाधा नहीं है, वो कुछ और है जो हमारी हवेली में आ चुका है और उसने मेरी पोती को गायब कर दिया। ये मेरा बेटा है, इसकी बेटी गायब हो चुकी है और हमने ढूंढने की कोशिश की है। कल से ही वो गायब है और मिल नहीं रही, लेकिन उस हवेली में जैसे जैसे डरावने दृश्य दिखते हैं, हर किसी की आंखें बंद हो जाती हैं। कोई भी अब उस हवेली में जाना नहीं चाहता। हर किसी का कहना है वो हवेली भूतिया है और हमने गलती कर दी वहाँ जाकर। अब मैं भी उनकी हवेली में जाना चाहता था और पूरी तैयारी करके जाना चाहता था। मैं उस मंदिर में गया, वो मूर्ति के सामने माथा टेका, वो घंटी ली और उसके बाद बढ़ चला उन्हीं के साथ उस हवेली की ओर। उत्तर प्रदेश के एक वीरान से गांव में मैं पहुंच गया था। ये घर तो नए लग रहे थे, लेकिन इन्हें छोड़कर जैसे लोग जा चुके थे। वो बूढ़ा बुजुर्ग मेरे साथ चल रहा था और वहाँ मिट्टी की आंधी भी आई हुई थी। बार बार आंखों में मिट्टी पड़ जाती और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोक रहा हो वहाँ जाने से, कोई शक्ति इस आंधी को ला रही हो। इससे पहले मैंने ऐसा एहसास कभी नहीं किया था। मुझे नहीं पता ऐसी शक्ति का सामना मैं कर पाऊंगा या नहीं। हमेशा से मेरा मानना था कि भूत प्रेत इंसानों के शरीर को कब्जे में ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें मरने पर मजबूर करते हैं, लेकिन कोई भूत किसी इंसान को गायब कर सकता है, ये मुझे पता नहीं था। उस हवेली के पास पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा समय सा लग गया था। वक्त शाम के 6 बजे का हो गया था और सामने उस हवेली को देख ऐसा लग रहा था कुछ तो अलग है उस हवेली में। ये 40 साल पुरानी हवेली थी, 3 मंजिला हवेली। अंदर लाइट जल रही थी,
हर कमरे की लाइट बार बार जलती और बंद हो जाती। और मैंने उससे पूछा, आप कह रहे थे यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ तो कोई लाइट जला रहा है और बंद कर रहा है। तब उस बूढ़े ने कहा था, पता नहीं कौन ऐसा करता है, इस पूरी हवेली में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ये भूतिया शक्तियाँ यहाँ पर ऐसा करती है। ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। जब मैं छोटा था तब इस हवेली में खेला करता था, लेकिन उसके बाद से हमने इस हवेली को छोड़ दिया। मेरे बेटे ने जिद की कि यहाँ पर वो आना चाहता है, इसीलिए हम दोबारा छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ एक एक रात बिताते गए, हमें समझ में आता गया सच में ये हवेली भूतिया हो चुकी है। गांव वाले यहाँ पर रहना शुरू कर चुके थे, लेकिन उनका कहना था अंदर भूत प्रेत नजर आते हैं जो लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हवेली को खाली छोड़ दिया गया, लेकिन वो भूत प्रेत हवेली से बाहर निकलने लगे, आसपास के घरों पर कब्जा करने लगे और लोग आसपास के घर छोड़कर चले गए। उसके बाद हम जब यहाँ पर आए तो हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन कल ही हमारी पोती भी गायब हो गई। मैं तब से रो रो कर बुरा हाल कर चुका हूँ और मेरा बेटा भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हमारी आस सिर्फ तुम हो। जब हम किसी तांत्रिक को, किसी पुजारी को यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो डर कर भाग जाते हैं, जैसे ये कोई ऐसी शक्ति है जिसको समझा नहीं जा सकता। तब हमें सुनने को मिला था कि गोरखपुर के पास ही एक ऐसा पुजारी है जो पुराने खंडहर में रहता है। वहाँ भूतों के सायों के बीच रहता है और उनसे बात कर सकता है, निपटारा करवा सकता है। इसीलिए हम आपके पास आए थे। अब इसके बाद वो आदमी वहाँ से जा चुका था और बूढ़ा आदमी मुझसे कहने लगा था, मेरा बेटा चला गया, अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। यहाँ अंदर हम ऐसे ऐसे दृश्य देख चुके हैं कि हमारी हिम्मत नहीं होती दोबारा इसके अंदर जाने की। आप कृपया मेरी पोती को बाहर ले आएं। हम नहीं जानते वो भूत उसे कहाँ पर ले गया है, लेकिन इस हवेली में रात को रहना मौत से भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। उसकी बातें सुनकर कुछ डर तो लगा था, लेकिन आंखें बंद करके जब मैंने जय बजरंगबली कहा था, पता नहीं कहाँ से वो शक्ति अंदर जैसे आ गई और मैंने कहा, मैं आपकी पोती को बचा कर लेकर आऊँगा। मेरे हाथ में वो घंटी थी। इसके सिवा मैं कोई खास सामान लेकर नहीं आया था। मैं बस इस घंटी के सहारे इस शक्ति को हराने के लिए यहाँ पर पहुँच गया था। उस हवेली में जब मैंने कदम रखा था, वहाँ जलने वाली हर लाइट जैसे अपने आप बंद हो गई। पूरी की पूरी हवेली में अंधेरा हो चुका था और मेरे पास जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने आसपास हाथ मारा तो मैं वहाँ की रसोई में पहुँच गया। रसोई में मुझे एक मोमबत्ती मिली और पास में ही माचिस पड़ी थी। मैंने जल्दी से माचिस जलाई और मोमबत्ती जलाकर आगे बढ़ने लगा। रसोई से बाहर आकर अब मैं इस हवेली को अंदर से देख रहा था और मैं बटन दबाकर बल्ब जलाना चाहता था। सामने ही स्विच बोर्ड लगा हुआ था और स्विच बोर्ड के पहले बटन को दबाते ही वहाँ लाइट जल गई और लाइट के जलते ही अब मैं उस हॉल को देख पा रहा था। जैसे ही मैं हॉल के बीच में पहुंचा, पीछे से टक की आवाज़। किसी ने लाइट को बंद कर दिया था और कदमों की आवाज़ तक ना आई। मैं अब मन में सोच रहा था, मुझे पता है यहाँ क्या क्या होगा, मैं डरने वाला नहीं। अपने मन को संभाल कर फिर से मैं स्विच बोर्ड की तरफ गया और मैंने फिर से बटन दबाया। अब मोमबत्ती को लेकर मैं जैसे जैसे बीच में आ रहा था, मेरी नज़र टिकी हुई थी उस स्विच बोर्ड की तरफ। अचानक मैंने देखा कोई मेरे कंधे के पास से निकला। सांस की आवाज़ कान के पीछे से आई थी और जैसे ही मैंने गर्दन एक तरफ घुमाई, हॉल में अंधेरा हो गया। टक की आवाज़ से वो स्विच बंद हो चुका था। जैसे ही कोई मेरे गर्दन के पास से निकला, गर्दन घूमी और वो सामने से आकर बटन दबा गया। कौन हो सकता है? बहुत ज़्यादा तेज़, ये बहुत तेज़ शक्ति थी, लेकिन क्या मैं सामना कर पाऊंगा? फिर से मैं स्विच बोर्ड की तरफ पहुंचा और जैसे ही मैंने बटन दबाया, आसपास मुझे एहसास हो रहा था जैसे बहुत सारे लोग आसपास हों। बहुत सारी सांसों की आवाज़ आ रही थी और मैंने अपना हथियार चलाना शुरू कर दिया। वो घंटी बजा रहा था मैं, और घंटी की आवाज़ से जैसे हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई।
सारे बटन दबा दिए गए थे और पूरी की पूरी हवेली में लाइट हो गई थी। और वहाँ खड़ा होकर घंटी बजाता बजाता मैं कहने लगा था, अब आजा आजा, दबा बटन, कर ले कोशिश, अब देखता हूँ कैसे बटन दबा पाता है। घंटी को जब तक मैं बजाता रहा तब तक किसी ने भी उस बटन को नहीं दबाया और मैं मोमबत्ती लिए अब अलग अलग कमरों में झांकने की कोशिश कर रहा था। मैं आवाज़ सुनना चाहता था एक लड़की की। अगर उसने उस लड़की को यहाँ कैद करके रखा होगा तो किसी न किसी कमरे में तो रखा ही होगा। कुछ समय तक जब लाइट बंद नहीं हुई तो मैंने मोमबत्ती बुझा दिए। इसके बाद मोमबत्ती को एक तरफ रखकर वो माचिस की डिब्बी जेब में डालकर मैं अलग अलग कमरों में ढूंढना शुरू हो गया था। कोई ना कोई ऐसा सबूत तो मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा डर का एहसास तो होगा जिसके बाद मैं समझ पाऊं आखिर किस कमरे के साथ वो भूत जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैं एक एक कमरे को खंगालता जा रहा था। मैंने नीचे वाले सारे कमरे देख लिए। कुल 4 कमरे थे, 3 बाथरूम और मैं हर जगह जा चुका था। अब दूसरी मंजिल पर वहाँ बड़े बड़े 3 कमरे थे और इन कमरों में बड़े बड़े झूमर। और जैसे ही पहली कमरे में गया था मैं, अचानक कमरे में जैसे हवा घूमने लगी थी। वो खिड़कियां खुली थी और बाहर से आने वाली हवा उस बड़े से झूमर को हिला रही थी और रोशनी हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे चमचमा रही हो। वहाँ चमकने वाली बहुत सारी चीज़ें थी। कई आईने दीवारों पर लगा रखे थे और पूरा का पूरा कमरा जैसे आईनों से भरा हो। पहली बार कोई ऐसी हवेली देखी थी जिसकी छत पर भी आईना लगा हुआ था। हर आईने में मुझे अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा था। जैसे ही मैं बिल्कुल हॉल के बीच में खड़ा हो गया, हर एक आईने में मैं खुद को देख पा रहा था। आईनों की दिशाएं इस तरह से रखी गई थी कि एक जगह साफ देखा जा सके। अचानक मुझे एक आईने में अपने पीठ के पीछे खड़े एक आदमी को देखते ही हैरानी सी हो गई थी। मैंने मुड़कर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया और आईने में भी अब कोई दिख नहीं रहा था। इसके बाद अलग अलग आईनों के बीच मुझे एक काले रंग का प्रतिबिंब नजर आया। एक काला चोला पहने कोई जैसे बार बार मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता और मैं घूमकर उसे देखने की कोशिश करता, लेकिन वो नजर नहीं आता। तब मुझे लगने लगा था, हो सकता है आईने में ही वो भूत या प्रतिबिंब नजर आता हो। अब इस आईने का राज क्या हो सकता है? कोई एक हॉल में इतने ज्यादा आईने कैसे लगा सकता है? इस राज को बाद में जानूंगा, पहले और कमरों में जाकर आता हूं। जैसे ही मैं दूसरे कमरे में पहुंचा, यहां पर चांदी का वर्क दीवारों पर किया हुआ था। वो चांदी जैसा बिल्कुल सफेद सा कमरा था और झूमर भी चांदी का। उसके बीच लगा हुआ बल्ब अच्छी तरह से जगमगा तक नहीं पा रहा था। कांच का झूमर होता है जिसके बीच से रोशनी हर तरफ फैल जाती है, लेकिन इस हॉल में चांदी की चीजें हर तरफ थी। और इस कमरे में मैं एहसास पाना चाहता था उस भूत का, लेकिन वो नजर ही नहीं आया। पूरे के पूरे आधे घंटे तक मैं उस कमरे में रहा था और मुझे वो एक बार भी दिखा तक नहीं। इसके बाद मैं तीसरे कमरे में गया। जैसे ही मैं तीसरे कमरे में पहुंचा, मैं और ज्यादा हैरान हो गया। काले रंग का कमरा, पूरा का पूरा कमरा काले पेंट से रंगा गया था। यहाँ पर एक बेड पड़ा था काले रंग का, उसके ऊपर चादर चढ़ाई गई थी काले रंग की। यहाँ पर नीचे मैट बिछे हुए थे, वो भी काले रंग के, और बर्तन सामान हर चीज काले रंग की। और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी को खा रहा हो। रंग काला अगर किसी भी जगह पर हो तो रोशनी परिवर्तित नहीं होती, और यहाँ अंधेरी का एहसास सा हो रहा था। लेकिन यहाँ वो अपना आभास देगा भी तो मुझे पता तक नहीं चलेगा। हो सकता है वो मेरे सामने आकर खड़ा भी हो जाए और मैं पहचान तक ना पाऊं, क्योंकि पीछे भी तो काला ही रंग है। वहाँ बार बार लाइट फ्लक्चुएट करने लगी थी और इसलिए मैं थोड़ा सा घबराया और घंटी को बजाने लगा। घंटी बजाते ही वो लाइट फ्लक्चुएट करना बंद कर गई। उसके बाद मैं उन 3 कमरों से बाहर आया और उसके भी ऊपर वाले कमरों को देखने के लिए चला गया। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर गया और ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था, बड़ा खुला कमरा
जहां पर कबाड़ का सामान, स्टोर रूम वाला सारा सामान उस कमरे में रखा गया था। आलीशान सुंदर कमरा, लेकिन कबाड़ वाला। अब उस जगह इतना ज़्यादा सामान था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रहा था। हर बार पाँव में जैसे सामान टकरा जाता। मैंने कपड़ा उतार कर उस सामान को देखा भी था। टूटा फूटा सामान था और कुछ बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था लकड़ी के सामान को यहाँ पर इस तरह ढक कर रखा गया हो। उसके नीचे लकड़ी की तराशी हुई चीज़ें थीं, तराशी हुई मूर्तियाँ, और जैसे जैसे उन मूर्तियों को मैं देखता गया वो डरावनी मूर्तियाँ थीं, जैसे भूत प्रेत ऐसी किसी शक्ति की मूर्ति बनाई गई हो। मैं उन्हें देखता देखता डर भी रहा था और घंटी भी बजाता, लेकिन घंटी बजते ही डर कम हो जाता तो मैं घंटी बजाना बंद कर देता। उसके बाद एक एक करके मैं कपड़ों को हिलाता गया, उन्हें उठाता गया और सामान को देखता गया, लेकिन इतने बड़े हॉल के हर सामान को मैं देख नहीं सकता था। तो मुझे लगा मुझे सबसे नीचे वाले कमरों में पहुंच जाना चाहिए। अब एक कमरे में जाकर आराम करता, देखता हूं कौन सा आभास होता है भूत का। उस लड़की को ढूंढने में अब मुझे समय लगने वाला है, क्योंकि हर कमरे को मैं देख चुका था। अगर वो भूत ने उस लड़की को कहीं पर कैद किया होता, अब तक मुझे मिल गई होती। अब मैंने एक चीज़ का एहसास किया, जैसे जैसे मैं ऊपर वाले कमरों में जा रहा था गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बिल्कुल नीचे फर्श तक आया बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। कई कमरों में ठंड कम थी, लेकिन जो मेन हॉल था वहां पर ठंड सबसे ज्यादा। फर्श पर हाथ लगाकर देखा था मैंने, और फर्श बर्फ की तरह ठंडा था, और बिल्कुल सोफों के नीचे वो ज्यादा ठंडा एहसास हो रहा था। तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ लगती है। मैंने वो सोफे एक तरफ हटा दिए और वहां फर्श पर पानी जमा हुआ था। आखिर इतनी ज्यादा ठंड इस जगह कैसे हो सकती है? वहां पर बैठकर मैं घंटी बजाने लगा ताकि वो भूत मुझे कोई आभास दे। अचानक मैंने महसूस किया जमीन, वो जमीन से निकलता हुआ सर। वो भूत काला चोला पहने जमीन से बाहर आ गया था और मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने अपना चोला उतारा। वो कोई भूत नहीं था, वो एक पिशाच था जिसके 2 लंबे लंबे दांत थे। वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर हमला करने की कोशिश करने वाला था। तभी मैंने घंटी बजानी शुरू कर दी और उसके शरीर का जैसे दम निकलता जा रहा था। कुछ समय के लिए वो निढाल सा हो रहा था, लेकिन फिर खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ कहने लगा, तुम इस शक्ति को रोक तो सकती हो, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। ये कब तक मुझे कमज़ोर रखे रहोगे? और इससे वो लड़की भी नहीं बचेगी। मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा। इस घंटी को कितनी देर बजा पाओगे? मैं घंटी को बजाता गया और उसके करीब जाता गया, और उसने अपने एक हाथ से मेरी गर्दन को जकड़ लिया और मुझे हवा में लटका डाला था। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई हो। फिर भी मैं घंटी बजा रहा था और वो बार बार थोड़ा कमज़ोर होता, और मैंने अपनी टांग से ज़ोरदार धक्का दिया उसे। तब जाकर उसके हाथ से बच पाया मैं पीछे गिर गया था और घंटी को अब भी बजाए जा रहा था। लेकिन वो बड़ी तेज़ी से उड़ता हुआ मेरे सामने आया और मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम शक्तिशाली लगते हो, लेकिन इस घंटी से मुझे हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। तुम खुद को कितने समय तक बचा पाओगे? मैं घंटी को बजाता गया और वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुराता रहा। तब मुझे एहसास हुआ था इस पर जैसे घंटी आधा काम कर रही है। इसकी शक्ति कमज़ोर ज़रूर हो रही है, लेकिन ये भाग नहीं रहा, ये कुछ बोल तक नहीं रहा, इसे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, ये कुछ भी उगलेगा नहीं। वो पूरी रात इसी तरह से निकली थी। कभी मैं उस पर हावी होता उस घंटी के सहारे, तो कभी वो मुझ पर हावी हो जाता। एक बार उसने मेरी बाजू पकड़ ली थी और मैं घंटी को बजा नहीं पा रहा था। तब मैं बार बार आंखें बंद करता, हनुमान जी का नाम लेता और उस पर हमला करने की कोशिश करता। कभी कोई तीखी चीज़ उसकी छाती में गड़ा देता, तो कभी किसी चीज़ से उसके सर पर वार करता। लेकिन वो शक्तिशाली था। उसका जख्म कुछ ही पलों में भरता जा रहा था। वो एक ऐसी शक्ति का मालिक था
जिसे साधारण हथियारों से हराया नहीं जा सकता था। पूरी रात लड़ा था मैं उससे, पूरी रात। मेरे शरीर पर जख्म के निशान बन गए थे। उससे मुकाबला किया था मैंने, और सुबह की रोशनी से वो जैसे वहाँ से गायब हो गया और वो उसी फर्श के अंदर चला गया था। वो ठंडा फर्श धीरे धीरे गर्म होने लगा और उस रोशनी में दोबारा वो बाहर नहीं निकला, और मैं भी बहुत थक चुका था। अगली सुबह जब मैं उस हवेली से बाहर आया था, शरीर से खून बह रहा था, और वो बूढ़ा आदमी एक पास वाले घर के पास खड़ा मेरी तरफ देखकर बहुत निराशा से मेरी तरफ भागा आया और कहने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी पोती को बचा लिया? मेरी पोती ठीक है ना? और मैं उसे क्या जवाब देता? मैं उस पिशाच का सामना कर ही नहीं पाया, और मैं अपने शरीर को दिखाता हुआ बोला, मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। तब उसकी आंखों में वो निराशा देखी थी, और उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा था, आप भी नहीं कर पाए? इसका मतलब मेरी पोती को कोई नहीं बचा सकता? ये कैसा पिशाच है जो किसी से नहीं मरता? आखिर कोई इसे रोक नहीं सकता? ये कैसे कर पा रहा है वो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कैसे ढूंढ पाता? लेकिन जवाब ढूंढने के लिए शायद मुझे उसी मंदिर में जाना होगा, शायद मुझे खुद सवाल पूछना होगा, और भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। शायद अच्छाई का रास्ता चुनने का यही तरीका है। मैं अब उस गांव से निकला था, और जैसे ही अपने उस भूतिया गांव में पहुंचा, वो मंदिर मेरे सामने था। खंडहर मंदिर, जिसे कुछ ठीक सिर्फ मैं कर पाया था। अब उस मंदिर के अंदर पहुंचकर मैं हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके सर झुका के कह रहा था, मेरी मदद कीजिए। ये पिशाच सिर्फ घंटी से नहीं मारा जा सकता, इसे मैं इस घंटी से नहीं रोक सकता। इस घंटी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसे इतना कमज़ोर कर पाऊँ कि मार पाऊँ। वो बस थोड़ा सा कमज़ोर होता है। मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं उसे रोक पाऊँ, उस बेचारी बच्ची को बचा पाऊँ। मेरी मदद कीजिए। मैं बस वहाँ मांगता रहा था हनुमान जी से। उस प्रतिमा के सामने नाक रगड़ी थी मैंने, लेकिन ना मुझे कोई आभास हुआ, ना मुझे कोई आवाज़ सुनी, और मैं रोता रोता वहीं पर बैठ गया था। मुझे लगा था शायद मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई है। अब लग रहा था शायद ये मेरे इस जीवन का अंत है। पुजारी जी, जो नाम लोगों की ज़ुबान पर आने लगा था, वो पुजारी जी इतना भी शक्तिशाली नहीं है। एक पिशाच से हार कर आया है। कुछ समय बाद जैसे वो मंदिर का फर्श थोड़ा थोड़ा ठंडा सा होने लगा था। ये बड़े बड़े पत्थरों का फर्श था, लेकिन जिस बड़े से पत्थर पर मैं बैठा था वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। बाकी सारे पत्थर गर्म थे, लेकिन वही पत्थर सबसे ठंडा। अब मैं फिर से सामने देखकर कहने लगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये पत्थर ठंडा क्यों हो रहा है। आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? बताइए, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं बस पूछता रह गया, लेकिन मुझे कुछ भी मिला नहीं। बस ठंडा फर्श, वो ठंडा पत्थर। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। मैं अब कह रहा था, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे रहने का हक नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं दोबारा अपनी उसी ज़िंदगी में लौट जाऊँगा। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मैं दोबारा उसी ज़िंदगी में जाना चाहूँगा। ये सोचकर मैंने बड़ा सा फावड़ा उठाया और कहने लगा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो यहाँ इस फर्श को भी उखाड़ डालूँगा मैं। ये ठंडा फर्श मेरे किसी काम का नहीं। मैं ठंडक नहीं चाहता, मैं लोगों की मदद चाहता हूँ। लेकिन कोई आभास नहीं। फावड़े से मैंने उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सख्त पत्थर था जिसे मैं तोड़ नहीं पा रहा था। एक तरफ से फावड़ा फंसाकर मैंने सोचा उस पत्थर को उठाकर वहां से बाहर गिरा देता हूँ, लेकिन वो पत्थर बड़ा था, भारी था। फावड़ा फंसा, थोड़ा सा पत्थर ऊपर की तरफ उठा और उसके बाद नीचे की तरफ मिट्टी लहरा गई। वो मिट्टी नीचे की तरफ धंसी थी। मैंने फिर से फावड़ा बीच में फंसाया और जोर लगाकर पत्थर को ऊपर किया तो मुझे मंदिर के नीचे जाने का रास्ता नजर आया। वहां नीचे मिट्टी से सनी हुई सीढ़ियां दिखी थी।
और मेरे हाथ से वो फावड़ा गिर गया और पत्थर फिर से उसी जगह लग गया। मैं समझ गया था आखिर मुझे क्या आभास दिया जा रहा है। बाहर से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आया मैंने फावड़े से उस पत्थर को ऊपर की तरफ किया और नीचे लकड़ियां फंसा दी और बड़े जोर से उस पत्थर को पीछे की तरफ पटक दिया। नीचे जाने का रास्ता दिखा था मुझे और मैं एक बड़ी सी टॉर्च लेकर उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे सीढ़ियों से मिट्टी हटाकर मैं नीचे गया, नीचे बड़ी सी जगह बनी हुई थी। ये एक गुफा थी जिसके चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। जमीन पर पानी था जबकि ऊपर पानी की बहुत कमी होती है। सामने एक पत्थर पर कुछ किताबें रखी गई थी और उसके पीछे एक चमकदार तलवार। ये तलवार जैसे तांबे की बनी हुई थी, लेकिन बीच बीच में चांदी के छोटे छोटे सिक्के फंसाए गए थे। इस तरह इस तलवार को पीछे कढ़ाया गया था और उसके आगे कुछ किताबें। जैसे ही मैंने पहली किताब खोली, इसके पन्नों पर संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन इसे लिखा किसी पेन से नहीं गया था। जैसे धातु से उकेरे गए अक्षर, पिघली हुई धातु से बनाए गए अक्षर पन्नों पर, ऐसा कौन कर सकता है? अब तक मैंने ऐसी किताब नहीं देखी। ऐसी तकनीक मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैं उन संस्कृत के शब्दों को समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे ये भाषा अच्छे से नहीं आती, लेकिन वो 3 किताबों में कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर गया था। आसपास कई पत्ते थे और पत्तों पर भी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। मैंने उन तीनों किताबों को उठा लिया और मुझे लगा संस्कृत का अगर मैं अनुवाद करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा उसे, उसके बाद मुझे पता चलेगा आखिर मैं क्या नया जान पाया हूँ। उन किताबों को लेकर मैं बाहर निकलना चाहता था, तभी पीछे से आवाज़ आई, खाली हाथ जा रहे हो। ये भारी सी आवाज़ थी और इसे सुनकर मैं चौंक सा गया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे लगा कोई ना कोई भूत होगा जो नीचे तक पहुंच आया होगा और मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैं उस घंटी को बजाने लगा। इस घंटी से ऐसे भूत तो बड़ी आसानी से काबू आ जाते हैं। घंटी को बजाकर मैं सवाल पूछ रहा था, कौन है? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सामने आओ। तभी सामने से आवाज़ आई, मैं सामने ही तो हूँ। मैं फिर से समझ नहीं पाया आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने फिर से घंटी बजाते हुए तेज़ी से सवाल पूछा, कौन हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वो आवाज़ बिल्कुल सामने से आई थी। समझने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे उठाओ और इस्तेमाल करो, समय आ गया है। ये आवाज़ उस तलवार से आई थी। वो तलवार मुझे बुला रही थी और मैं जैसे ही तलवार के करीब गया, मैंने उस तलवार से सवाल पूछा था, क्या ये तलवार, ये तुम बोल रही हो? और आवाज़ आई, हाँ, मैं सालों से इंतज़ार में थी। कोई मेरा इस्तेमाल करेगा जिसके लिए मुझे बनाया गया है। तुम वही हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो। घंटी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई शैतानी शक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही एक अंग हूँ। करो इस्तेमाल मुझे। जब मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उस तलवार की हथी को पकड़ा, उस तलवार से एक रोशनी निकली थी जिसने मेरी आंखें एक पल के लिए चुंधिया दी थी। मेरी आंखें बंद हुई, फिर से मैंने आंखें खोली और उस तलवार को मैंने उस पत्थर में गड़े हुए देखा था, लेकिन खींच कर निकाल दिया। पत्थर के दरारें आ गई थी और वो पत्थर इस तरह बिखर कर गिर गया जैसे वो राख का बना हुआ हो। वो तलवार पंख से भी हल्की थी, पंख से हल्की। मैं बड़ी तेजी से उसे घुमा पा रहा था, लेकिन ये धातु की बनी हुई तलवार इतनी हल्की कैसे हो सकती है? हाथ लगाकर देखा मैंने, जैसे वो तांबे की बनी हुई हो और उसके बीच जो सिक्के थे वो चांदी के लग रहे थे। मैं उसे मरोड़ तक नहीं पा रहा था। वो बड़ी सख्त लेकिन पंख की तरह हल्की। उसे ज़मीन पर मारा था मैंने और ज़मीन पर दरार ला दी थी वो बहुत शक्तिशाली। और अब मुझे ये भी पता लग गया था आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है। अब मैं शाम के 6 बजे उस गांव में पहुंच गया था। मैं उसी हवेली के अंदर उस तलवार को लिए
जिसे मैंने बिल्कुल अपने पीछे टांग रखा था। वो तलवार मुझसे बात कर सकती थी और अब मुझे लगा कोई है जो मेरे साथ रहेगा, मुझसे बात कर पाएगा और ये भगवान द्वारा दिया गया तोहफा है मेरे लिए। उस मंदिर के राज शायद अब एक एक करके मेरे सामने आएंगे। तब मैंने उस तलवार से पूछा था, अब यहाँ क्या करना चाहिए? और उस तलवार ने कहा था, मैं भी उतना ही जान सकती हूँ जितना तुम जानते हो, लेकिन सिर्फ मैं अपनी जानकारी तुम्हें बता सकती हूँ। मेरी शक्ति का इस्तेमाल सही समय पर करना तो तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। अब वहाँ पर खड़े खड़े हम सोच रहे थे आखिर उस पिशाच को बुलाएं कैसे। वहाँ साधारण सी हवेली लग रही थी, लेकिन बार बार वहाँ लाइट बंद होती और मैं घंटी बजाता लाइट जलने लगती। फर्श गर्म था, कल की तरह ठंडा नहीं हुआ था। अब मैं अलग अलग कमरों में जाने लगा। वक्त ज़्यादा बीत रहा था। अब मेरे शरीर पर जख्म ज़रूर थे, लेकिन उस पिशाच के मैं शरीर पर जख्म बनाना चाहता था। मैं कभी नीचे कभी ऊपर जाता गया। वक्त रात के 12 बजे का हुआ और ऊपर गर्मी बढ़ना शुरू हो गई। मैं अब सीधा नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचा। फर्श ठंडा होने लगा था, फर्श पर बर्फ जमने लगी थी और मैं दीवार से सटकर इंतजार करने लगा कब आएगा वो पिशाच मेरे सामने। और जैसे ही 12 बजे वो पिशाच उस फर्श से बाहर आ गया और मेरे सामने खड़ा होकर हंसने लगा। बजाओ घंटी, बजाओ घंटी, आज फिर से तुम्हारे शरीर के चिथड़े उड़ाऊंगा। आज बच नहीं पाओगे, कब तक लड़ पाओगे? मैं पिशाच हूँ, तुम इंसान, बस घंटी लिए हुए कुछ नहीं कर सकते। ये शक्तिशाली घंटी मुझे कुछ ही कमज़ोर कर सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और इसके बाद उसने जैसे ही छलांग लगाई मेरी तरफ, मैंने पीछे से वो तलवार निकाल ली और आगे की तरफ कर दी। उसके पंख निकल आए थे जिससे वो मुझे कुचलना चाहता था, मुझे एक तरह से दबा देना चाहता था, लेकिन वो तलवार पंख के बीच गड़ गई। उसकी चीख निकली थी और मैंने तलवार को खींचकर उसका पूरा का पूरा पंख फाड़ दिया था। एक तरफ का कटा हुआ पंख जो अब जुड़ नहीं रहा था। शरीर पर उसके एक जख्म हुआ था जो भर नहीं रहा था और वो हैरान और परेशान। ये तलवार इतनी हल्की थी पंख की तरह कि मैं इसे आसानी से हिला पा रहा था। वो पिशाच अब चीखने लगा था, लेकिन छलांग लगाकर वो छत से चिपक गया। ये 15 फुट ऊंची छत थी और वहां तक तलवार पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखकर छलांग लगाई, ये तलवार जब मैं आगे की तरफ फेंकता ये मुझे खींच सकती थी। 15 फुट ऊंची छलांग लगी थी और नीचे आते वक्त, जैसा कि मैंने कहा, पंख की तरह हल्की तलवार जो हवा में थोड़ा थोड़ा रह सकती थी। जमीन पर मुझे जोर से गिरने तक नहीं दिया इस तलवार ने। आराम से पैर रखा था मैंने और वो पिशाच डरा घबराया हुआ मुझसे बच रहा था। मेरे हाथ में एक ऐसा हथियार था जिससे शक्तिशाली पिशाच तक डरता था। अब इस तलवार को लिए मैं उसके पीछे पड़ गया, कभी किसी कमरे में कभी किसी कमरे में। वो बचता, हर बार दूर निकलने की कोशिश करता और मैं इस तलवार से उसकी पीठ पर निशान बना देता। उसकी पीठ से खून बहता रहता और ये जख्म भरते नहीं। ये शक्तिशाली तलवार की शक्ति ही थी जो उसे जख्मी किए जा रही थी। अब वो मुझ पर हमला नहीं करना चाहता था, मुझसे बचना चाहता था। बार बार वो कभी इधर भागता कभी उधर, और मैं सोचता रह गया वो ज़मीन में क्यों नहीं जा रहा। क्यों वो उस जगह ज़मीन से निकला था और वहीं ज़मीन में गया था कल, लेकिन आज ऐसा वो क्यों नहीं कर पा रहा। हो सकता है वो किसी खास जगह से ही निकलता है, वहीं पर ही जाता है। इसीलिए वो बीच वाले हॉल में जाना चाहता था जहां हर बार मैं खड़ा हुआ होता हूं। अब वो मुझे शायद भटका रहा है, वो उसी जगह जाना चाहेगा। जैसे ही वो मुझे चकमा देकर उस हॉल में पहुंचा था, वो ठंडे फर्श में समाना चाहता था और मैंने दूर से ही छोड़कर मारी वो तलवार फर्श के बिल्कुल बीच में। वो रुक गया, लेकिन वो तलवार उस फर्श में गड़ गई थी। वो बड़ी सी टाइल थी जो टूट चुकी थी और उसके नीचे जाली नजर आई थी मुझे। यहाँ इस हवेली में भी एक
बेसमेंट है। लेकिन जाली में फंसी हुई उस तलवार को अब वो पिशाच ले सकता था। उस पिशाच ने उस तलवार की हत्थी को पकड़ा और खींचने की कोशिश की। इतनी हल्की तलवार, इतनी ताकतवर तलवार, वो हिला तक ना पा रहा था। और हर कोशिश के बाद जब वो तलवार हिली तक ना, वो जमीन में समाया। लेकिन नीचे वाली वो जाली मुझे नजर आ ही गई। अब मैंने उस तलवार की हत्थी को पकड़ा और उस हत्थी को पकड़ते ही तलवार ने उस जाली को भी फाड़ डाला। अब नीचे जाने का रास्ता था, लेकिन नीचे वाली ये बेसमेंट में कोई सीढ़ी नहीं थी। मैंने उस जाली को उस तलवार से फाड़ डाला और वहाँ पूरी की पूरी जगह थी नीचे जाने की। और मैं उस तलवार को ऊपर की तरफ झटका देकर सीधा उसके नीचे, वो पंख की तरह हल्की थी और जैसे पंख हवा में उड़ता है, वो पैराशूट की तरह मुझे धीमा कर देती और मैं गिरता नहीं, बड़े आराम से नीचे पहुंच पाता। 12 फुट नीचे तक गया था मैं। अंधेरा ही अंधेरा था और वहाँ वो पिशाच अंधेरे में आवाज़ें लगा रहा था। यहाँ क्या कर पाओगे, अंधेरा मेरा है और अब तलवार कहाँ तक घुमा पाओगे, तुम्हारे चिथड़े कर दूंगा। वो बार बार पीछे से आता और मेरी पीठ पर निशान बना देता। मैं तलवार को घुमाता रह जाता और वो एड़ियों के पास जैसे अपने नाखूनों से मेरी एड़ियां काट डालता। और बिना रोशनी अब मैं कर क्या सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने तलवार घुमाई, एक पत्थर पर वो तलवार बजी और तब चिंगारी सी निकली। उस चिंगारी में सब कुछ नजर आया था आसपास और मुझे लगा यही मौका है। मैं उस तलवार को ज़मीन पर रगड़ने लगा बड़ी तेज़ी से और उससे निकलने वाली वो चिंगारियां वहाँ रोशनी भर देती। वहाँ कई कंकाल दिखे थे मुझे, आसपास कंकालों का ढेर, और सामने ज़मीन पर लेटी हुई वो बच्ची अभी जिंदा थी। आंखें खुली थी लेकिन भूख प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो चुका था। तब मैंने उन चिंगारियों के सहारे उसके ऊपर तेजी से तलवार का वार किया। तलवार से निकलने वाली चिंगारियों ने उसके शरीर पर आग लगा दी थी और मैंने उस तलवार से उसके सर से ही 2 फाड़ कर दिए। उसके सर के 2 हिस्से, धड़ के 2 हिस्से और टांगों के 2 हिस्से। ये तलवार मक्खन की तरह पिशाच के 2 हिस्से कर चुकी थी और उस पिशाच ने जलते जलते इतनी रोशनी ज़रूर कर दी कि मैं उस बच्ची को लेकर उससे बाहर आ गया था। तलवार ने फिर से मेरा साथ दिया था। उस तलवार को मैं ऊपर की तरफ फेंकता और वो मुझे खींचकर काफ़ी ऊपर छलांग लगवा देती। बच्ची समेत मैं अब हॉल में था और पिशाच का भी अंत कर चुका था। उस बच्ची को सबसे पहले मैंने पानी पिलाया था और वहाँ जो भी सामान पड़ा था उसे खाने के लिए दिया। वो बहुत भूखी और प्यासी थी और बड़ी मुश्किल से चीज़ें खा पा रही थी। उसके पास जान तक नहीं थी। उठाकर उसे पलंग पर लेटाया था मैंने और वो पूरी रात उसके सर पर गर्म पट्टियाँ की थी मैंने। थोड़ा थोड़ा बुखार था जो सुबह तक ठीक हो गया। सुबह उसका दादा वहाँ पर आया था और मेरी तरफ देखकर उसने निराशा से कहा था, क्या आज भी कल की तरह ही हुआ? और मैंने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, नहीं, आज कुछ अलग हुआ है। उसे लेकर मैं बेडरूम में गया था और वो बच्ची दिखाई तो वो बहुत ज़्यादा खुश। उस बच्ची का पिता भी वहाँ पर आ गया था और उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और ये कहा, अब हम इस हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। और मैंने उनसे कहा था, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उस पिशाच का अंत कर दिया है मैंने। वो पिशाच इसकी बेसमेंट में रह रहा था। इस हवेली की एक बेसमेंट भी है, कभी किसी को शायद पता लगा ही नहीं होगा। और इसका बाहर निकलने का पीछे वाला रास्ता बंद कर दिया गया, लेकिन एक जाली के सहारे वो नीचे आ सकता था। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो बच्ची को नीचे ले गया था और वहाँ पर वो दिन के वक्त सोता और रात के वक्त शिकार करता। इसी तरह गांव में दहशत बना रखी थी उसने। अगर आप मेरी मदद करें तो यहाँ बेसमेंट में बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ पड़ी हैं। हर किसी का अंतिम संस्कार करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी प्रेत बनकर अब इस हवेली में भटक ना सके। और उन्होंने हामी भर दी थी। गांव के लोग खुश थे और वहाँ हड्डियों के कंकालों का अंतिम संस्कार किया गया और मैं
अपनी फीस लेकर सीधा निकल पड़ा गोरखपुर की ओर। मैं अब काफ़ी पैसे कमा चुका था क्योंकि वो बूढ़ा बहुत अमीर था और खुश भी बहुत हुआ था। मैंने कम फीस बताई थी लेकिन उसने ज़्यादा पैसे दे दिए और मैं इन पैसों का इस्तेमाल इस गांव में करने वाला था। सबसे पहले तो इस मंदिर में बड़े बड़े पत्थर लेकर आऊँगा और हर रोज़ तराश कर इसकी छत बनाऊँगा। इसके बाद मंदिर को बड़ा करूँगा। अब इसकी बेसमेंट भी है, उसकी सफाई भी तो करवानी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस गांव का मुखिया आया था, जो यहाँ से दूर जा चुका था, शहर में रहना शुरू कर चुका था, वो मुझसे मिलकर बहुत खुश था। वो इस बात से खुश था कि इस गांव में चलो कोई तो रहने लगा। धीरे धीरे इस गांव को मैं भूत मुक्त बना दूंगा और गांव वालों को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन उस मुखिया से कुछ बातें करनी थी। गांव के राज किसी ने मुझे नहीं बताए थे, लेकिन मैं उस मुखिया से कुछ बातें जान सकता था। आखिर ये भूत प्रेत कब से आने शुरू हुए? आखिर ये यहाँ अपना डेरा कैसे बना पाए? पता नहीं कैसे, लेकिन 10 साल पहले यहाँ पर पहली भूतिया घटना हुई थी। उसके बाद से भूतिया घटनाएं बढ़ती गईं और यहाँ पर लोगों पर हमले होते गए। यहाँ बहुत कम लोग रहने लगे थे। हर किसी पर हमला होता, तरह तरह के भूत नजर आते, काले साई नजर आते। लोग गांव को छोड़कर जाने लगे थे। मंदिर में कभी पूजा हुआ करती थी, लेकिन अब पूजा होना भी बंद हो गई। इस मंदिर को भी भूतों ने तोड़ दिया था, लेकिन वो मूर्ति को तोड़ नहीं पाए। तो मैंने कहा, यहाँ उस मूर्ति के हाथ की घंटी वो भी वैसे की वैसी ही थी। तो उस मुखिया ने कहा, हाथ में घंटी? हनुमान जी के हाथ में कभी घंटी नहीं होती, गदा होती है। यहाँ हनुमान जी के हाथ में गदा बनाई गई थी। अब वो गदा भी शायद यहाँ से गायब हो गई होगी, किसी ने चुरा ली होगी। मैंने कहा, नहीं, जब मैं यहाँ आया था मैंने हनुमान जी के हाथ में ये वाली, देखिए ये वाली घंटी देखी थी। उस घंटी को देखकर वो मुखिया बड़ा हैरान सा हो गया था। ये घंटी तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो उस बूढ़े आदमी की है। 10 साल पहले इस मंदिर में पूजा भी हुआ करती थी और वो बूढ़ा हफ्ते में या महीने में एक बार जरूर आया करता था। हम उसे पागल समझते थे। वो था ही आधा नास्तिक आधा आस्तिक। मैंने कहा, आधा नास्तिक आधा आस्तिक मतलब क्या? तो उन्होंने कहा, यहाँ पर जब भी श्री राम की पूजा होती हम सब कहते सियावर रामचंद्र की जय। तो वो भी हाथ खड़े कर कर बड़ा खुश होकर जय कहता। वो हमारे साथ राम नाम लेता, लेकिन हम जैसे ही कहते बजरंग बली की जय, वो सर झुका लेता और हंसने लगता। जब भी श्री राम का नाम लिया जाता वो हाथ उठाकर बड़ा खुश हो जाता। जब हम बजरंग बली का नाम लेते वो नजरें झुकाता और हंसने लगता। कभी भी वो हनुमान जी की पूजा करता ही नहीं था। जब भी हम हनुमान जी की आरती करते वो जमीन पर बैठ जाता और कुछ ना कुछ खाने लगता। वो अपने कपड़े झाड़ने लगता। हमें बहुत बुरा लगता था। हम उसे बार बार मंदिर से भगा दिया करते। कैसा पागल है, हनुमान जी की आरती चल रही है और वो मंदिर में बैठकर खाना खा रहा है। कई बार यहाँ रखा खाना उठाकर खा रहा था तो कई लोगों ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करता था। शायद वो पागल था। उसके हाथ में हमेशा ये घंटी रहा करती थी और वो ये घंटी बजाया करता था आरती के समय। बस हनुमान जी की आरती जब होती वो घंटी को एक तरफ रख देता और खाना शुरू कर देता। कैसा पागल था। 10 साल पहले उसने यहाँ पर आना भी बंद कर दिया था और ये घंटी भी उसने यहाँ नहीं रखी थी। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद से ही भूत यहाँ आने शुरू हो गए। लेकिन ये घंटी तुम्हें अंदर कैसे मिल सकती है? ये तो उस बूढ़े के पास हुआ करती थी। मैं हैरान और परेशान था। मुझे नहीं पता था जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच है या नहीं। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, एक ऐसी भूतिया जगह जहाँ पर कोई ना रहता हो। वहीं पर एक मेरे जैसा नशेड़ी आ सकता है नशे छोड़ने के लिए। जैसे सब कुछ मुझे यहाँ पर लाने के लिए ही किया गया हो। और घंटी आखिर इस बूढ़े ने क्या मेरे लिए रखी थी? और क्या वो बूढ़ा साधारण बूढ़ा ही था या वो थे जिसके बारे में आप भी सोच रहे हैं? क्या सच में ये वही थे? आने वाले एपिसोड्स में मैं ढूंढने की भी कोशिश करूंगा और कई ऐसे भूतों से मेरा सामना भी होगा। मैं आपको बताऊंगा मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ। क्या आगे मैं उस बूढ़े की जानकारी ढूंढ पाया या नहीं? आगे आने वाले कई एपिसोड्स मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट्स ज़रूर करें।
अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। अगर इस पर 1500 लाइक्स आते हैं तब जाकर मैं इस पर अगला एपिसोड भी बनाऊंगा और तब मुकाबला होगा पुजारी जी का एक और बड़ी शक्ति से। और क्या उस बूढ़े का राज खुल पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए डरते रहें।